नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड पल्लव पांडे में। आज हम बात करेंगे पावलोव का अधिगम का अशास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत संपूर्ण व्याख्या सहित, है ना। चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं समय व्यर्थ किए बगैर। इवान पेट्रोविच पावलोव, पावलोव का पूरा नाम था। आपका जन्म 26 सितंबर 1849 को हुआ था तथा मृत्यु 27 फरवरी 1936 को हुई थी। यह एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। महत्वपूर्ण बात देखिएगा, यह साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, यह रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी कि शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। पावलोव को 1904 में शरीर क्रिया विज्ञान या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इवान पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे। साथियों, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पावलोव पावलोव का पूरा नाम नहीं पूछा जाता है, पावलोव, है ना। कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। क्या थे? क्या ये शिक्षाविद थे? नहीं, ये शिक्षाविद नहीं थे। ट्रू एंड फॉल आंसर टाइप क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनता है ना। और इन्हें इनकी उपलब्धि क्या रही? इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ में रूस के यह पहले फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए, हम आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी पाठ्यक्रम में अच्छे प्रश्न नंबरों से उत्तीर्ण होने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होने के लिए यह ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना ज़रूरी है, यानी कि एनालिटिक स्टडी करनी होगी। और एनालिटिक स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें और उसके बाद उसको मनन चिंतन करके मूल रूप में आप किस तरह से व्यवहारिक जीवन में इसे आप इस्तेमाल कर पाएंगे, इस पर खुद एक व्यूह रचना का निर्माण करें। तो यह है पावलोव। पावलोव के बारे में एक बहुत सामान्य जानकारी हमने इसमें चर्चा के आरंभ में कर रखी है। चलिए बात कर लेते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की। इस सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव हैं। ये बात हमने रिपीट क्यों की? देखिए, हमारा मस्तिष्क जो है ये से फिक्स है कि हम कई बार एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो कई बार जब ये प्रश्न आए कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम का किसने दिया है, तो उस वक्त समय की बात हमारे पास बाधा होती है, समय ज़्यादा नहीं होता है। तो उस वक्त हो सकता है हमारे दिमाग से बात पहले जो हमने स्लाइड्स में चर्चा की वो निकल जाए, है ना। और यह बात हमें दिमाग में रखनी है, इसलिए हमने इसे वापस रिपीट किया है कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव हैं। ध्यान रखिएगा, प्रवर्तक पावलोव हैं। अनुबंध, जिसे कंडीशनिंग भी कहते हैं, किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में कार्य में लिया जाता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता लर्नर अनुक्रिया को प्रकट करता है। अधिगम रिस्पॉन्ड कब करता है? जब उसके सामने उद्दीपन हो, यानी कि जब उसके सामने स्टिमुलस हो, यानी कि जब उद्दीपन के पश्चात ही किसी भी तरह का व्यवहारिक परिवर्तन हमें दिखाई देता है। उद्दीपन तथा अनुक्रिया, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच ही का संबंध ही अनुबंधन है। यह प्रश्न बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सिंगल जो हमें लिखना होता है एक पंक्ति में या फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाले प्रश्नों में से बेहतरीन प्रश्न है कि अनुबंधन की परिभाषा क्या है। उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच का संबंध ही डैश 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 है ना। तो उसमें आपका जवाब होगा अनुबंधन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये संदर्भ जिसकी हमने एक सामान्य चर्चा आपके सामने की, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रवर्तक पावलोव। अनुबंधन क्या? ये किसी वस्तु अथवा परिस्थिति को जब उद्दीपन के रूप में कार्य किया जाता है और इस अनुबंध के पश्चात ही जब अनुक्रिया प्रकट होती है तो वह अनुबंध और अनुबंधन कहलाता है। यानी कि उद्दीपन प्लस अनुक्रिया इज इक्वल टू अनुबंधन, यानी कि स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू कंडीशनिंग। याद रखना हो, एस प्लस आर इज इक्वल टू सी। याद रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे आप ट्रिक कह सकते। देखिए, ट्रिक कोई किसी को सिखाता नहीं है, इसे इंग्लिश में नेमोनिक्स कहते हैं। आप इसे खुद डेवलप कीजिए, ट्रिक खुद डेवलप कीजिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, जो भी पढ़ें उसे अपने वास्तविक जीवन में, सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन में लागू करें। जब तक आप सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन में लागू करने का के लिए तर्क शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप ये मान करके चलें सैद्धांतिक ज्ञान ही जीवन में आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि ये पेडागोजी है, साइंस ऑफ टीचिंग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह स्किल है, टीचिंग इज अ स्किल।
है ना। तो जब हम कौशल स्किल का डेवलपमेंट कब होता है, जब हम उसको कंटिन्यूस एनालिसिस करते हैं, भले ही उसमें का गाइडेड एनवायरनमेंट हो या नहीं हो, आप खुद का गाइडेंस खुद कीजिए। तो यह है अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू कंडीशनिंग, यानी कि उ प्लस अ इज इक्वल टू अ, यानी कि उद्दीपन प्लस अनुक्रिया इज इक्वल टू अनुबंधन। तो ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक आप खुद के लिए डेवलप कीजिएगा, और भी आप अपने हिसाब से ये डेवलप कर सकते हैं। पावलोव का प्रयोग देखिए, आप यहाँ मैं फिर एक बात आपको बात करें, कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ होता है। थॉर्नडाइक ने किस पे किया था, पहले वीडियो हमने चर्चा की थी, बिल्ली पे किया था, है ना। तो अब अभी पावलोव ने किस पे किया है, कुत्ते पे किया है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, प्रश्न कहीं भी बन सकते हैं, किसी भी रूप में बन सकते हैं। यहाँ आपको अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना है। खुद अपदीपो भवो जो महात्मा बुद्धा ने जो कहा था, है ना, बी द बेकन, जो बेकन ने जो कहा था, यानी कि अपनी प्रतिभा को पहचाने। महात्मा गांधी ने कहा था द टेम्पल ऑफ गॉड इज विद इन यू, टॉल्स्टॉय भी इसी के समर्थक थे। आपकी जो बाहर से कोई आपको इंजेक्ट नहीं कर सकता, ये आपको खुद एनालिसिस करना है, सेल्फ एनालिसिस, है ना। स्वाधिगम स्वाधिगम जब हम बात कर रहे हैं, तो पहले शिक्षक को भी तो स्वाधिगम करना पड़ेगा। आप तो स्वयं शिक्षक हैं। जब तक आप स्वाधिगम नहीं करेंगे परिस्थितियों के आधार पर, उन सैद्धांतिक ज्ञान को जब तक आप परिवर्तित नहीं करें, मैं फिर आपको एक पीस ऑफ एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगा। कृपया कर आप अप्रोच मेथड और टेक्निक का एक वीडियो मैंने इसमें डाल रखा है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। हालांकि है इंग्लिश पेडागोजी का, लेकिन वो आपका कॉन्सेप्ट हर फील्ड में क्लियर करेगा, हर विषय में क्लियर करेगा कि अप्रोच क्या होता है और मेथड क्या होता है और टेक्निक क्या होता है। आपका अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से आपको सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए आपको एक रोड मैप का निर्माण स्वयं करना होता है। कोई बाहर गाइडेड एनवायरनमेंट उसके लिए यूज नहीं होता है। तो पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि पर इसका प्रयोग किया। क्या किया, रोज कुत्ता जो पालतू उनका जो कुत्ता था, उसको भोजन देने से पहले वो घंटी बजाते थे। ठीक है, यह प्रक्रिया कई बार कई दिनों तक दोहराएगी। यानी कि पहले भोजन दिया, सुनिए ध्यान से, भोजन दिया, भोजन देते वक्त घंटी बजाई, है ना, पहले घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, और भोजन देने से पहले घंटी बजी। तो कुत्ते ने उसको एसोसिएट किया, है ना। और जब ये बार बार इस बात को जब दोहराया गया, तो जैसे ही खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी, तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगती थी, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। वहाँ क्या था थॉर्नडाइक वाले में, थॉर्नडाइक वाले में भी पहले ये था कि बिल्ली के सामने पिंजरे के बाहर उसमें खाना रखा गया। बिल्ली उछल कूद करती, खाने को सूंघ करके, भले अंधेरे में होता, सूंघ करके खाने को देख के उछल कूद करती। अच्छा, अनायास उसका लीवर में पैर पड़ा और वो बाहर आई, और बाहर आने के बाद उसने खाना खाया, और ये कंटिन्यू जब होने लगा, तो वो अपने आप को उसकी खुशबू से वो अपने आप ही उस लीवर को दबा करके बाहर आने लगी। तो यहाँ भी ये कंडीशन हुई थी। कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे घंटी बजती ही उसको पहले खाना दिया जाने लगा, और बाद में हम आगे वाली स्लाइड में अध्ययन कर रहे हैं कि बाद में यह हुआ कि सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, और बावजूद इसके उसके कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। तो यह था पावलोव द्वारा कुत्ते पर किया गया प्रयोग। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने भी। बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, है ना। तो ये इस कैटेगराइजेशन, आपको कोई बाहर से कोई कैटेगराइजेशन नहीं होगी साथियों, आपको सेल्फ इंस्पायर होना होगा, अपने लिए आत्म प्रेरित स्वप्रेरित आपको इसमें होना पड़ेगा, है ना। कालांतर में उन्होंने पाया कि कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई जाए, तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है ना। आपने घंटी बजा दी, कंटिन्यूस किया, और बाद में उसके बाद कुत्ते ने उसको अपना माइंड सेट कर लिया, है ना, उसने दिमाग उसने सेट कर लिया कि भाई घंटी बजेगी, मुझे खाना मिलेगा। बस कुछ समय बाद यह हुआ कि घंटी बजी, खाना नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसके मुंह से, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। कुत्ते की घंटी के प्रति इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने सहज संबंध क्रिया की संज्ञा दी। यह है सहज संबंध क्रिया। यह महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में हम आगे विशद चर्चा हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सहज संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, ये देखिएगा, ये एक नया कॉन्सेप्ट उभर करके सामने आ रहा है। तो पावलोव ने दिया था। अब हम, ये तो पावलोव की बात होगी, है ना। अब आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, हम अपने यथार्थ जीवन में इसको कैसे, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं इसको कैसे एसोसिएट करता हूँ। जब मैं कचरा फेंकने जाता हूँ, तो मेरे साथ गायें आ जाती, उसको देखती, कचरे के पात्र को देखती, है ना, गाय कुत्ते और ये आ जाते हैं। उन्हें पता है भी कचरा फेंकेंगे, इसमें हमें कुछ ना कुछ खाद्य सामग्री मिलेगी। अब आप किसी दिन ऐसा कीजिएगा, किसी दिन उसे आप सिर्फ कचरा पात्र लेकर के जाइएगा, है ना, उसके अंदर कुछ डाल करके। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अपनी बातें कर रहे हैं, तो उससे गाय फिर भी आपके साथ आएंगी। यानी कि यह कहीं ना कहीं पावलोव के सिद्धांत का मूर्त रूप है। क्योंकि कोई भी सिद्धांत जब तक हम उसे व्यावहारिक परीक्षण की कसौटी पर एक शिक्षक नहीं कस लेता है, उसे स्वीकार नहीं कर लेता है, तब तक
ये मान करके चलें वह सिद्धांत किताबों तक ही सीमित रह करके रह जाता है। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, द टेम्पल ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको कंटिन्यूस एनालिसिस करें और आप स्वयं किसी निष्कर्ष पर पहुँचें और आपको अपने आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। शुभकामना मेरी तरफ से। क्या निष्कर्ष निकला सर कुत्ते के इस प्रयोग से? बात कर लेते हैं। पावलोव के प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। ध्यान रखिएगा, ये हम आगे इसकी ये कीवर्ड्स हैं, दीज आर द कीवर्ड्स, इसके हम आगे चर्चा कर रहे हैं। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। भाई सभी के लिए भोजन तो स्वाभाविक उद्दीपक है ना। भूख लगती ही एक कहावत भी है कि भूख मीठा तो भोजन मीठा। भोजन कैसा भी हो, भोजन तो भोजन होता है ना। तो ये नेचुरल उद्दीपक है ना, जिसे अनुबंधित उद्दीपन कहा जाता है। भाई ये तो भोजन के लिए तो भाई किसी तरह के अनुबंधन है भाई, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना। भूख लगेगी तो भोजन अच्छा लगेगा ही। भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह से लार आ रहा है, यह स्वाभाविक अनुक्रिया है। ये है भाई सब, कुत्ते के मुंह से लार टपकना है ना। और इसे यह अनुबंधित अनुक्रिया है ना, अनकंडीशनल यह रिस्पॉन्स है। जब अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उसमें हो रहा है, यह स्वाभाविक है ना। देखिएगा ये अनकंडीशनल शब्द है, या यहाँ आर्टिफिशियल नेचुरल नहीं है। आर्टिफिशियल जो है घंटी बजाना है ना, तो अनकंडीशनल इसमें कॉन्सेप्ट इसमें हो रहा है, क्लियर है ना। जैसे ही वो भोजन जो है नेचुरल है, ठीक है, उसको अननुबंधित अनुक्रिया उसमें आ रही है, उद्दीपन उसमें आ रहा है, और अननुबंधित उद्दीपन से अननुबंधित जो अनुक्रिया है वह भी आ रही है कि भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है। यानी कि ये समस्त जो है, यह संदर्भ जो है, यह प्राकृतिक है। इसमें किसी भी तरह के परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये हम भी जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन का, कुत्ते का, हमारे दैनिक जीवन का, जितने भी जो जीवित प्राणी हैं उन सबके जीवन का यह संदर्भ है ना। यहाँ तक कि जेसी बसु का हम यहाँ नाम लेंगे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं। तो इस संदर्भ में आप देखें, जब पानी हम नहीं पिलाते हैं पेड़ पौधों को, तो वो पेड़ पौधे जो है मुरझा जाते हैं, है ना। तो ये जो है ये इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है पावलोव साहब ने कि ये इसमें मेरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका कैटेगराइजेशन जरूर किया है उन्होंने। इसको कैटेगराइज किया है कि भाई जो भोजन है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक जो है वो अनुबंधित उद्दीपन यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस यूसीएस वो है, और जो अनुबंधित जो स्टिमुलस है वो नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा है, और जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो अनुबंधित अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है ना। तो इसमें कहीं किसी तरह का परीक्षण इसमें नहीं है। लेकिन आगे संदर्भ में आप देखिएगा, भोजन देने से पहले जो घंटी बजाया गया है वो कंडीशन स्टिमुलस है ना। ये बहुत सदैव ध्यान रखिएगा, यही बातें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके जब आप सैद्धांतिक परीक्षा जो देते हैं उसमें प्रयुक्त होती है। ये शब्दावलियाँ हैं, इनके बाद आगे हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये कंडीशन स्टिमुलस क्या है? जो घंटी बजाई जाती है कुत्ते को भोजन देने से वो, और उसके बाद जब अनुबंधित जो उद्दीपक है वो घंटी बजाई जाए तो भी लार आना, ये अनुबंधित और ये अस्वाभाविक अनुक्रिया है। भाई आप भोजन दे ही नहीं रहे हो, भोजन देना तो नेचुरल है ना, लेकिन भोजन देने से पहले जो घंटी बजा रहे हो वो कंडीशनड है, अनुबंधित है। आपने उसको उससे आपने उसको अटैच कर दिया, भोजन देने से पहले घंटी बजाई। लेकिन घंटी बजाना जो है वो क्या है, वो कंडीशनड है। कंडीशन होने से जो उद्दीपक है वो भी कंडीशनल है, और कंडीशनल होने से का जो रिस्पॉन्ड है वो भी अस्वाभाविक है। भाई आप कुत्ते को भोजन दे ही नहीं रहे हो, फिर भी उसके मुंह से लार टपक रही है ना। तो ये आप ध्यान रखना है, ये जो संदर्भ जो है वो उनके परीक्षण का इसमें यह अंग है, जिसमें हमने चर्चा की कंडीशन स्टिमुलस की और कंडीशन रिस्पॉन्स की। यह कुछ इनके शब्दावलियाँ हैं साथियों। ये शब्दावलियाँ भी हमें अच्छी तरह से इसको एक बार देख लेना है। आगे वाले हम इन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है। ये कीवर्ड्स के जिसकी हम चर्चा आने वाले स्लाइड में कर रहे हैं। देखिए कीवर्ड्स इसमें कौन कौन से हैं। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक को इन्होंने क्या नाम दिया? अनुबंधित उद्दीपन, है ना। स्वाभाविक उद्दीपक किसका है? वह अनुबंधित उद्दीपन यानी कि भोजन, है ना। स्वाभाविक अनुक्रिया किसको देख करके? भोजन को देख करके अनुबंधित अनुक्रिया, यानी कि वो जो लार टपका रहा है, भोजन को देख करके लार टपका रहा है। देखिए फिर कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, भोजन को देख करके जो लार टपका रहा है वो अनुबंधित अनुक्रिया है, जो कि स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन सामने आ रहा है उसको देख करके। लेकिन अनुबंधित उद्दीपक कौन सा है? कंडीशन जो अनुबंधित तथा अस्वाभाविक अनुक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि घंटी बजाना, घंटी बजा करके भी जो लार टपक रही है, दैट इज द अनुबंधित, यानी कि जो कि अस्वाभाविक, जो अनुबंधित है जो कि अस्वाभाविक है। देखिए अस्वाभाविक जो कि स्वाभाविक नहीं है, कंडीशनड है। और कंडीशन कौन बना रहा है? जो कि इसके बारे में परीक्षण कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह जो हमने वापस इसकी एक बार और चर्चा कर लेते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक, नेचुरल स्टिमुलेंट क्या?
खाना, भोजन, है ना, भोजन जो है नेचुरल है, वो किससे रिलेट होगा, अनुबंधित से, यानी कि कौन सा, अनकंडीशनड है, यानी कि भोजन को देख करके उसके मुंह में लार टपक रही है, इट्स ओके, ये स्वीकार है, उससे रिलेटेड होगा, है ना। और उस वही स्वाभाविक अनुक्रिया को प्रदर्शित करेगा। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या, लार टपकना, जो कि अनुबंधित है। लेकिन जब घंटी हम बजा रहे हैं, घंटी बजाना क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है। घंटी बजा करके आप स्वाभाविक उद्दीपक की तरफ लेकर के जा रहे हो, यानी कि उसके बाद उसको भोजन दे रहे हो, तो उससे रिस्पॉन्ड क्या मिल रहा है, अनुबंधित तथा अस्वाभाविक अनुक्रिया। आप भोजन नहीं भी दे रहे हो तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। याद करने के लिए NS इज इक्वल टू UCS, NR इज इक्वल टू UCR एंड CS इज इक्वल टू CR। ये ध्यान रखिएगा साथियों, ये याद करने के लिए दीज आर द सर्टेन फंडा जो आप खुद नेमोरिक्स के रूप में इसके आप डेवलप कर सकते हैं ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, मैं बहुत क्लियर है। अगर एक शिक्षक चाहता है NCF 2005 तो कहता है कि कोई किसी को पढ़ा ही नहीं सकता। आप हम आगे एक वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, कि एक टीचर का रोल तो फैसिलिटेटर का है ना। तो जब हम बच्चों के लिए जब फैसिलिटेटर हैं तो हम खुद क्यों ना खुद के लिए फैसिलिटेटर हों। ये तो हमें खुद पढ़ना होगा, पहले खुद का एनालिसिस करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ कीवर्ड्स हैं अपने अध्ययन अध्यापन के दौरान भी कुछ कीवर्ड्स हमें खुद के लिए तैयार करके रखने चाहिए, है ना। आइए हम बात कर लेते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य भी कुछ नाम हैं, है ना। देखिए, पहले जो थॉर्नडाइक का था वो भी अलग अलग 5 नामों से जाना जाता है ना। उसके बारे में आप देख लीजिएगा पहले वीडियो में। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अन्य नाम क्या है, अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, महत्वपूर्ण बात है, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत और प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए, ये 5 नाम हैं जो अधिकृत हैं, है ना। देखिए, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कहीं भी हमें ज़रूरी यह है किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना ज़रूरी नहीं है। सीमित पढ़ें, अच्छा पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें उसको आप तर्क रूप में अपने जीवन में उतारें, कि उसे आप जो सैद्धांतिक ज्ञान को जब कक्षा में जब आप जाएंगे तो व्यावहारिक रूप में, जब तक आप सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ डेमोस्ट्रेशन नहीं करेंगे खुद के लिए, तब तक आप ये मान करके चलें आपने व्यावसायिक प्रतिबद्धता के जो गुण हैं, कौशल है, वो आपका विकास नहीं हो पाएगा। और टीचिंग भी तो एक कौशल है। हम आने वाली वीडियोस में इसकी चर्चा करेंगे, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्किल एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिस, है ना। इन सारे संदर्भों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है, उन्हें किन के नाम से पहले फिर हम रिपीट कर रहे हैं, हालांकि आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हैं, लेकिन फिर भी हम ये पावलोव की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव द्वारा दिया गया है, जिसे अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत भी कहते हैं, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, और प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ये 5 अलग अलग नामों से अधिकृत रूप से जाना जाता है। एक छोटा मुँह बड़ी बात मेरे संदर्भ में मैं कहूँ तो मुझे सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट जो लगता है, महत्वपूर्ण लगता है, वो अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत। यह प्रश्न अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत कहलाता है, उस पर टिप्पणी लिखिए। अच्छे प्रश्नों से एक प्रश्न है, याद करिएगा और खुद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। शुभकामना मेरी तरफ से। चलिए बात कर लेते हैं। जॉन बी वॉटसन ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को मानव पर प्रयोग किया था, ये ध्यान रखिएगा, है ना। पावलोव का जो सिद्धांत था, पावलोव ने किस पे प्रयुक्त किया था, प्रश्न खुद पूछिए, खुद ही उत्तर दीजिए। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, नहीं, कुत्ते पर प्रयोग किया था। देखिए, यही कन्फ्यूजन होता है। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था, लेकिन पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, कुत्ते पर। जो हम ये पढ़ रहे हैं, कुत्ते पे पढ़ रहे हैं, लार टपकना और बिल्ली की उछल कूद, इसको एसोसिएट कीजिए आपस में, है ना। लेकिन जो मूर्त रूप जो मानव में जो था, मूर्त रूप जो दिया था, वो जॉन बी वॉटसन ने दिया था। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसको इंसानों पर प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, जॉन बी वॉटसन ने पावलोव के प्रयोग को मनुष्य पर लागू किया। 1921 में वॉटसन ने एक 11 महीने के शिशु जिसका नाम अल्बर्ट था, देखिए ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा नाम है, अल्बर्ट। ये बहुत बड़ी बात होती है सर साथियों, कि एक इसमें नमन, यहाँ सबसे बड़ी बात यह, माँ बाप का कोई जिक्र नहीं अल्बर्ट के, जबकि अल्बर्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, अल्बर्ट के माँ बाप ने बच्चे को एक इस तरह के परीक्षण के लिए दे दिया। ये बहुत बड़ी बात थी उसके माँ बाप की, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट 1921, अल्बर्ट कितने साल का था, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 11 महीने का। जवाब है आपका 11 महीने। देखो, खुद प्रश्न बनाइए। जब तक आप उत्तर से प्रश्न नहीं बनाएंगे, तब तक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं आपसे बार बार इसी बात का निवेदन कर रहा हूँ कि प्रश्न मत पढ़िए,
उत्तर पढ़िए और उत्तर पढ़ने के बाद आप प्रश्न बनाइए। आपका कॉन्सेप्ट हर संदर्भ में क्लियर, हर विषय के लिए आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, है ना। प्रश्न का उत्तर तो सबके पास होता है, उत्तर का प्रश्न किसके पास। ये रिवर्स एक बार चल करके देखिए, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चल के देखिए, आपका अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो वॉटसन ने क्या किया था, अल्बर्ट को सफ़ेद चूहे से डराने के लिए सफ़ेद चूहे को तेज और डरी हुई आवाज़ के साथ उस अल्बर्ट पर फेंका, है ना। सफ़ेद चूहे से डराने के लिए उन्होंने पहले तो चूहे को ऐसे ही फेंका, तो अल्बर्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, भाई बच्चे को तो ये चीज़ें अच्छी लगती है ना, उन्हें कोई खास, अल्बर्ट को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब तेज आवाज़ के साथ उसको फेंका गया, चूहे को अल्बर्ट के ऊपर, सफ़ेद चूहे को फेंका गया, तो वह डरने लगा। पहले अल्बर्ट के सामने चूहा आने पर उसमें कोई डर नहीं था, लेकिन जैसे जब तेज और डरी हुई आवाज़ से उसे छोड़ा गया, यानी कि यूसीएस क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्ड आने लगा। चूहे को देखा, ठीक है, आसपास होता है चूहा, बच्चा उसको लाइक करता है, बच्चे का कॉन्सेप्ट, बच्चा तो वैसे अभय होता है। दो शब्द होते हैं, निर्भय और अभय। निर्भय जिसे कभी कभी डर लगता है और अभय जिसे कभी डर नहीं लगता, है ना। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, हमें बात पता है ना। यानी कि वो तो भरत जो हैं जिनके नाम पे भारत है, वो तो शेरों से खेलते थे, शेरों के दांत गिन करके आ जाते थे। और व्यापक संदर्भ में हम एथिकल आधार पर, रिलीजियस आधार पर करें करें तो हनुमान जी ने तो जाकर के सूरज को अपने अंदर उतार लिया था, है ना। इतनी पोटेंशियलिटी होती है एक बच्चे में, तो बच्चा तो वैसे ही अभय होता है ना, उसको तो भय होता ही नहीं बच्चे को। तो बच्चे का सामने नेचुरल आ रहा है, तो नेचुरल उसका उसने स्टिमुलस क्या दिया, नेचुरल उसने रिस्पॉन्ड दे दिया। लेकिन जो यूसीएस जो था, अनकंडीशनल जो स्टिमुलस था, यानी कि तेज आवाज़, उसने उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्ड दिया। बाद में ये कंडीशन हुई कि जब तेज आवाज़ के साथ सफ़ेद चूहा अल्बर्ट के ऊपर नहीं भी फेंका जाता था, सिर्फ आवाज़ ही की जाती थी, तब भी अल्बर्ट को डर लगने लगता था और अल्बर्ट उस चिल्ला चिल्ला करके रोने लगता था। तो यह 11 महीने के शिशु पर जॉन बी वॉटसन ने प्रयोग किया पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। यानी कि जो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, लाट टपकना। किसकी, बिल्ली की नहीं, कुत्ते की लाट टपकना। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको खुद थोड़ा अपोजिट कॉन्सेप्ट आपको चलना पड़ेगा, खुद से खुद का विरोध आपको करना पड़ेगा, तभी आप सार्थकता की तरफ जाएंगे, है ना। तो वाटसन का जो प्रयोग था उसको, पावलोव का जो प्रयोग था उसको वाटसन ने 11 महीने के शिशु अल्बर्ट पे किया, जिसमें उसने सफ़ेद चूहे को पहले उसकी तरफ फेंका। उसने जो नेचुरल रिस्पॉन्ड उसने दिया, कोई उसने उसका जवाब नहीं दिया, उसने पॉजिटिव उसको लिया। लेकिन जब तेज़ आवाज़ के साथ सफ़ेद चूहे को पावलोव की तरफ फेंका गया, तो पावलोव ने उसका भय दिखाया, पावलोव रोने लगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि जब पावलोव की तरफ सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ उसके पास की गई, उस चूहे को, सफ़ेद चूहे को पावलोव की तरफ नहीं फेंका गया, फिर भी पावलोव ने अनकंडीशनल स्टिमुलस का अनकंडीशनल रिस्पॉन्ड दिया, यानी कि वो जोर से चिल्ला करके पावलोव रोने लगा। ये ध्यान रखिएगा संदर्भ को। चलिए बात कर लेते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के हमारे जीवन में क्या उपयोग है। बहुत सामान्य रूप में हम चर्चा करें, व्यापक रूप से नहीं, क्योंकि इन सारे संदर्भों को जब आप अपने जीवन में उतारेंगे, जब आप इसे प्रैक्टिकली, जब आप महसूस करेंगे, अपने दिमाग में एनालिसिस करेंगे, तभी आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यह सिद्धांत सीखने की विधि बताता है, अतः यह बालकों को शिक्षा देने में सहायता करता है ना। यहाँ डॉक्टर आशीर्वादम की हम लोग चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा था कि जब पूरी सृष्टि भौगोलिक आधार पर एक जैसी नहीं है, तो उस पूरी एक कक्ष में बच्चों, सारे समस्त बच्चों को मानसिक स्तर पर एक समझना भूल होगी, व्यर्थ होगी। तो बच्चों के मानसिक स्तर के आधार पर कक्ष में हमारी जो टेक्निक हम चेंज कर, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अप्रोच मेथड टेक्निक एक बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। यह सिद्धांत बालकों की अनेक क्रियाओं और सामान्य व्यवहार की व्याख्या करता है ना। बच्चे जो अलग अलग आधार पर जो कार्य को करते हैं, तो अब जो सीसी पैटर्न है ना, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, यह हर बच्चे को एक विशिष्टता प्रदान करता है। हम आने वाले वीडियोस में सीसी के बारे में बताएंगे, तब ये पावलोव और थॉर्नडाइक के सिद्धांत की और हम और चर्चा करेंगे। चर्चा अलग नहीं करेंगे, चर्चा कैसे करेंगे, इसे हम प्रैक्टिकल रूप में, हम किस तरह रूप में इसे स्वीकार किया गया, इसकी हम लोग बात करेंगे। यह नियम बच्चों के सामाजिकरण और वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देता है ना। बच्चा क्यों घबरा रहा है, बच्चा क्यों डर रहा है, क्या कारण है बच्चा मूल धारा में नहीं आ रहा है, क्या कारण है बच्चा क्लास में आकर के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना। तो इसके लिए एक जो स्ट्रेटजी, जो व्यू रचना, जो तकनीक एक शिक्षक द्वारा जो तैयार की जाती है, वह अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के रूप में तैयार की जा सकती है। इस नियम के प्रयोग से बच्चों के सभी रोगों का उपचार किया। ये महत्वपूर्ण बात है साथियों, बच्चों के रोगों का उपचार कैसे, ध्यान से सुनिएगा। हमें ये एक परीक्षण से भी तय हो चुका है कि हमें 90% जो रोग हैं
उसका मूल कारण हमारा मस्तिष्क है। यहाँ में जॉन मिल्टन जो एक साहित्यकार है, उनका एक कोट है, महत्वपूर्ण कोट है, शायद आपने सुना होगा, दैट माइंड हैज़ इट्स ऑन इम्पोर्टेंस दैट्स मेक हेवन टू हेल एंड हेल टू हेवन। यानी कि मस्तिष्क की एक अपनी विशेषता होती है जो स्वर्ग को नर्क में, नर्क को स्वर्ग में बदलती है। आइडियाज एसोसिएटेड विद आइडिया एंड आइडिया कैन चेंज द लाइफ। तो एक आइडिया आता कहाँ है? दिल में नहीं आएगा, हार्ट में नहीं आएगा, हमारे पैरों में नहीं आएगा, है ना, और किसी अंग में नहीं आएगा, या आएगा हमारे दिमाग में। तो हमारे बीमारी का, बच्चों की बीमारी, बच्चा विद्यालय नहीं आता है साहब। अरे बच्चा विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है? उसके दिमाग में ऐसी क्या बात है जिसके कारण बच्चा विद्यालय में नहीं आ रहा है ना? हम बच्चों को डरा देख बाहर मत जाना, ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, जब बाहर बच्चा जो अभय है, उसको हम हम पहले उसको निर्भय बना रहे हैं, और निर्भय बनाकर हमको उसको भयभीत बना रहे हैं। यहाँ आप अध्ययन कर लीजिएगा, इसमें वीडियो हम लोगों ने डाले हैं, हम और इसमें डालेंगे। एएस नीर और जॉन हॉल्ट के बारे में, उनके विचारधाराएं जो थी उसका आप अध्ययन कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो इस नियम का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बच्चों के रोगों का उपचार, यानी कि बच्चों के मस्तिष्क का, इसमें जो जितने भी साइको एनालिसिस है, साइको डॉगमा, जो बच्चों का जो है कोई रुकावट जो मस्तिष्क में, उसका इसमें बच्चों का इलाज किया जा सकता है। और जिसके कारण बच्चों का मस्तिष्क जब स्वस्थ और प्रसन्न चित्त होगा, तब मान करके चलें कि पूरी शिक्षा व्यवस्था एक अनुकूलन के सिद्धांत की तरफ बढ़ेगी। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार इस सिद्धांत का समूह निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। समूह निर्माण, है ना? मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि भाई आपके मित्र कौन है, तो आप सोचेंगे हाँ भाई मेरा वो मित्र, वो मित्र, वो मित्र है। देखिए उसे खुद आप व्यवहारिक रूप में देखिएगा, वह आपका मित्र क्यों है, आपको अपने आप उसका जवाब मिल जाएगा। तो यही बात है कि एक समूह, एक समुदाय का निर्माण करने में यह जो अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है, जो पावलोव द्वारा दिया गया है, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा, ये इस सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण उपयोग है शिक्षा के क्षेत्र में, जिनका हमने यहाँ